चुनाव की चर्चा में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। आइए हम आपको मिलाते हैं देश के दो वरिष्ठ पत्रकार सलीम खान साहब और आजम शाह साहब से। सबसे पहला सवाल मेरा सलीम खान साहब से है कि चुनाव बहुत करीब है, देश जो है चुनाव के करीब बढ़ रहा है। 2019 का जो चुनाव है ये बहुत अहमियत का हामिल है देश के लिए, इस मुल्क के लिए। तो इसमें हमारे सामने जो एक आर फैक्टर जो है वो हमारे सामने नजर आ रहा है। राहुल गांधी, राम मंदिर और रफाल। तो आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा आर फैक्टर जो है वो ज्यादा कामयाब होगा या ज्यादा चलेगा देश के लिए? देखिए, राहुल गांधी और राफेल अब एक ही सिक्के के दो रूप हो गए, इनको आप अलग नहीं कर सकते। और अगर ये फैक्टर मजबूत नहीं होता तो बीजेपी को तीसरे आर की जरूरत नहीं पड़ती। राफेल का मामला पहले तो पार्लियामेंट में आया, उसको रफा दफा करने की कोशिश की गई। उसके बाद ये मामला फ्रांस से आया, उनके जो एक्स प्रेसिडेंट थे उसकी तरफ से आया। उसके बाद ये मामला डिसॉर्ड के अंदर से आया। उसके बाद ये मामला सीबीआई में चला गया। अब ये इल्जाम है कि सीबीआई की सारी कंट्रोवर्सी की वजह यह है कि आलोक कुमार ने राफेल से मुताल्लिक फाइलें मंगाई थी। तो ये अफरीद जो है वो दिन पर दिन फैलता जा रहा है और अब बीजेपी को ऐसा महसूस हो रहा है कि राफेल की तरफ से तवज्जो हटाने के लिए राम मंदिर के अलावा कोई और मुद्दा हमारे काम नहीं आ सकता। आजम शाह साहब में जिसके सलीम खान साहब ने कहा कि तीसरा जो आर फैक्टर है उस पर ये दो शुरू के जो आर है वो भारी पड़ रहे हैं, राहुल गांधी और रफाल। आप क्या कहते हैं? भारी पड़ने का दरअसल डॉक्टर साहब बिल्कुल बोलना सही है। रफाल और राहुल गांधी के फैक्टर को कम करने के लिए ही आर फैक्टर, राम मंदिर का फैक्टर लाया गया है जी। और आप बात कर रहे थे कि तीन फैक्टर काम करने वाले हैं, राम मंदिर, राहुल, रफाल जी। जबकि ऐसा मेरा मानना है कि बीजेपी के कैबिनेट में, सेंट्रल कैबिनेट में जितने मंत्री हैं उतने फैक्टर हैं, जितने साल हुए उतने फैक्टर हैं। आप किन किन फैक्टर को नजरअंदाज करेंगे? आप जब बीजेपी जब पब्लिक में जाएगी, जनता में जाएगी वोट मांगने के लिए, क्या वो रोड पर बाकड़ा लगाने वाला जो 100 रुपए कमाया करता था उसका धंधा छिन गया है, उसका कारोबार छिन गया, वो ये नहीं पूछेगा मेरा 100 रुपए कहां गया? जो MBA कर करके, डॉक्टरेट पढ़ के, इंजीनियरिंग पढ़ करके बेकार अपनी डिग्रियां लेके घूम रहा है, क्या वो नहीं बोलेगा क्या साहब मैंने इसलिए पढ़ा था कि मैं पकौड़ा बेचूं? इकोनॉमिक इंडिया की इकोनॉमिक आर्थिक जो कंडीशन है वो पाताल तक पहुंच चुकी है जी। अभी हालत यह है कि RBI के गवर्नर को नोटिस तक मिल रही है जी। तो सिर्फ ये चुनाव तीन फैक्टर के गिर्द नहीं घूमने वाला है। असल में ये चुनाव जो आइंदा, ये लोकसभा का जो चुनाव आने वाला है, ये पब्लिक के, जनता के उन चारों तरफ घूमने वाला है जहां वो अपने हर तरह की समस्याओं में उलझी हुई है। ठीक है, रफाल फैक्टर या राहुल गांधी फैक्टर अपनी जगह काम करेंगे और उसी फैक्टर को दबाने के लिए राम मंदिर के फैक्टर लाया गया है। लेकिन सच्चाई यह है कि बीजेपी के सामने एक नहीं सैकड़ों फैक्टर हैं और बीजेपी एक फैक्टर से पैर निकालते दूसरे फैक्टर में फंस जाती है, यहां से निकालती तो तीसरे फैक्टर में फंस जाती है। राम मंदिर सहमत नहीं हूं। आप सहमत नहीं है? नहीं। आजम साहब से नहीं। वजह देखिए, जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, आजम शाह साहब जैसे, वो लोग बहुत ही हाई लेवल पे सोचते हैं। लेकिन जो आम लोग हैं, हिंदुस्तान का जो आम आदमी है वो तो बहुत भावनात्मक किस्म की सोच रखता है और भारत के सभी इलेक्शंस जो है वो लहर पे जीते और हारे जाते हैं। पिछला इलेक्शन जो था उसमें एक लहर चली थी और वो लहर ये थी कि मनमोहन सरकार बदउनवान है, करप्ट है। हर आदमी, बच्चा ये कह रहा था कि ये लोग करप्ट है। अन्ना हजारे की जो तहरीक चली उसने पूरे समाज को हिला दिया था। और फिर जो दूसरी समस्याएं थी
को भी करप्शन से जोड़ के देखा जाता था। आजम भाई ने जो बातें कही वो सब दुरुस्त हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं इससे सहमत नहीं हूँ। भारत के लोग बहुत भावनात्मक होते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी ये बात कही थी। और यहाँ पर इलेक्शन जो है वो बहुत सोच समझ के नहीं लड़े जाते। यहाँ जज्बाती इश्यूज जब उठाए जाते हैं तो लोग उसकी लहर में बह जाते हैं, असल समस्याओं से जो है भूल जाते हैं। पिछली बार जो बुनियादी इशू था पिछले इलेक्शन से पहले वो था करप्शन का इशू। अन्ना हजारे की तहरीक चली और सारे मीडिया ने उसको उठा लिया और सारी कौम की तवज्जो उसकी तरफ हो गई और हर बच्चा ये सोचने लगा कि ये हुकूमत, ये सरकार करप्ट है। और बाकी जो मसाइल थे उनको इसी से जोड़ा जाने लगा कि चूंकि सरकार करप्ट है, सब पैसा जो है लीडरों की जेब में जा रहा है, इसलिए बेरोजगारी है, इसलिए महंगाई है, इसलिए जो है वो किसानों को उनके अनाज का पैसा नहीं मिल रहा है और इंडस्ट्री जो है वो फल फूल नहीं रही है। तो लोगों ने सोचा कि अगर इनकी जगह कोई नई सरकार आएगी जो बदगुमान नहीं होगी, जो करप्ट नहीं होगी, तो हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। और मोदी जी ने कहा कि मैं जो है वो चौकीदार बन करके बैठ जाऊंगा और मैं जो है इस करप्शन को खत्म कर दूंगा और मैं सारा काला धन वापस ले आऊंगा। तो लोगों ने अपनी खुशहाली के लिए, अच्छे दिनों के लिए मोदी जी को वोट दिया, वो एक लहर थी। इसी तरह से ये इलेक्शन भी किसी न किसी लहर से चलेगी और ये इलेक्शन का फैसला भी किसी न किसी लहर से होगा। जैसा कि आप कह रहे थे कि वो लहर राफेल की हो सकती है, वो लहर जो है वो राम मंदिर की हो सकती है। लेकिन इसमें एक तीसरा फैक्टर भी है जो कि बहुत ज्यादा असरअंदाज होने वाला है। वो है इस नेशनल इलेक्शन से पहले, लोकसभा इलेक्शन से पहले 5 राज्यों में होने वाला राज्यसभा इलेक्शन और इसके असरात लोगों की सोच पर पड़ेंगे। इसलिए भी पड़ेंगे कि इन राज्यों में बीजेपी का सीधा मुकाबला कांग्रेस के साथ है, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में। तो अगर यहाँ पर बीजेपी हार जाती है तो लोगों के सामने कांग्रेस एक ताकतवर अल्टरनेटिव के तौर पे, एक ताकतवर मुतबादिल के तौर पे आएगा और उसका भी लोगों की सोच पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। क्या लगता है कि कांग्रेस जिस तरह से आपने कहा कि वो ताकत की बढ़ती हो रही थी, रियासती सतह की जो पार्टियां हैं, सपा है, बसपा है या और पार्टियां महाराष्ट्र में एनसीपी है या यहाँ पर और दूसरे दल है, तो ये क्या ये कांग्रेस को ताकतवर बनने देंगे? देखिए, कोई किसी को ताकतवर बनने नहीं देता। सियासत में, राजनीति में हर कोई खुदगर्ज है, कोई किसी के लिए काम नहीं करता, हर आदमी अपने लिए काम करता है जी। इससे पहले जो सूरत हाल थी कि कांग्रेस एक बहुत कमजोर पार्टी के तौर पे सामने आ रही थी। एक तो यह कि मुख्तलिफ राज्यों में बीजेपी जीत रही थी, या ये कि अगर बीजेपी हार भी रही थी तो कांग्रेस नहीं जीत रही थी, बल्कि कहीं पे टीएमसी जीत जाती थी, कहीं पे आप जीत जाती थी। इस तरह से अलग अलग जो रीजनल पार्टीज थी वो इलेक्शन जीत रही थी और वो लोग अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर समझने लगे थे और उनका समझना भी सही था, इसलिए कि कांग्रेस को कहीं कामयाबी नहीं मिल रही थी। इस ट्रेंड में जो चेंज आया है वो गुजरात से आया। अच्छा, गुजरात में पहली बार कांग्रेस ने कामयाबी भी हासिल की, लेकिन ये कि एक टफ फाइट दिया। वो बीजेपी जो कि 116 पे थी और जिसका लक्ष्य 151 प्लस था, उसको कांग्रेस ने 99 पे पहुंचा दिया। ये कांग्रेस की एक कामयाबी थी। इसके बाद में दूसरा चेंज आया पंजाब में। पंजाब में कांग्रेस थम्पिंग मेजॉरिटी से आ गई। बीजेपी के लिए डबल डिजिट में आना मुश्किल हो गया, जबकि वो पुरानी कांग्रेस सरकार में शामिल थी। उसके बाद एक तीसरी धारणा ये थी कि बीजेपी के पास एक ऐसा जादूगर है कि वो कम से कम सीट के बावजूद अपनी सरकार बना सकता है। क्या वजह क्या है? नहीं, ये बात ये फैक्टर था, ये बात सोची थी कि बीजेपी के लिए मेजॉरिटी में आना जरूरी नहीं है। उसके पास एक जादूगर है
जो कि कम से कम मेंबर्स के साथ भी अपनी सरकार बना लेता है, अमित शाह। लेकिन कर्नाटक में ये गुब्बारा भी फूट गया। अच्छा, कर्नाटक में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी, इसके बावजूद बीजेपी वहां सरकार नहीं बना सकी। तो ये उस फैक्टर की मौत थी। एक तो ये कि बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता, और दूसरे ये कि अगर बीजेपी की कम सीटें आई तब भी उसी की हुकूमत बनेगी। ये दोनों बातें गुजरात, पंजाब और कर्नाटक में साबित हो गई। और अगर इन 4 सूबों में से 2 जगह भी कांग्रेस जीत जाती है, जिसकी की बहुत संभावना है, तो इसका जो है वो वोटर्स की जो मानसिकता है उस पर बहुत जबरदस्त असर पड़ेगा। जैसे कि सलीम खान साहब ने कहा कि जो बातें कही है, आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? हम जो ये कहना चाह रहे हैं कि जो पिछला चुनाव जो हुआ 2014 का, वो असल में सोशल मीडिया की बात थी, और आज भी हम ये देखते हैं कि बीजेपी सोशल मीडिया वाद में बहुत आगे है, कांग्रेस इसका मुकाबला नहीं कर पा रही है। क्या नेशनल मीडिया जो है, फूजी मीडिया जिसे कहते हैं, उसको नाम दिया गया है, या बिकाऊ मीडिया जो है नेशनल मीडिया, वो सारा बीजेपी की तरफ है। तो ये जिस तरह 2014 का इलेक्शन था, सोशल मीडिया के जरिए, नेशनल मीडिया के जरिए लड़ा गया, तो क्या इस बार इसका असर पड़ेगा? आपके सवाल में 2 बातें हैं। पहली बात तो मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की कर लूं कि मेन स्ट्रीम मीडिया को मैं गोदी मीडिया नहीं मानता हूं जी, या बिकाऊ मीडिया भी नहीं मानता हूं। ये मीडिया दरअसल बहुत डरा हुआ है, और उसका डर जो है इसे सत्ता के साथ बांधे हुए है। दूसरा ये सोशल मीडिया की जहां तक बात है, सोशल मीडिया 2014 में या उसके थोड़ा सा पहले से नया नया डेवलप होना शुरू हुआ था। 2014 तक आते आते ये क्रेज बन गया था सोशल मीडिया, और अभी भी क्रेज ही है। इसलिए सोशल मीडिया के सहारे प्रोपेगेंडा करने में बहुत आसानी हुई, और लोगों तक बहुत बड़े फिगर तक पहुंचा जा सका। लेकिन जहां तक बात 2014 और 2019 के को सामने रख करके ये करना है कि क्या बीजेपी फिर वही कामयाबी हासिल कर सकती है, क्या बीजेपी फिर उसी धरने पे जा सकती है, तो मैं समझ रहा हूं कि इसके बारे में कहना, इसका जवाब ना के ना में हो सकता है। उसकी बहुत सी वजह हो सकती हैं। सबसे बड़ी वजह यह कि डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि एक लहर की बुनियाद पर चुनाव जीते और हारे जाते हैं, और बीजेपी में एक साहब है बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है अमित शाह जी, जिनके बारे में कहा जाता है कि हर चुनाव को जीतना जानते हैं और हर कम मेजोरिटी में भी वो सरकार बना सकते हैं। तो उनका पब्लिक में ये धारणा भी खत्म हो गया, टूट गया ये भ्रम कि ऐसा कर सकते हैं। अगर ऐसा कर सकते तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि वो कर्नाटक में उनकी, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि वो सरकार नहीं बना सकते। लेकिन इसके साथ साथ एक और फैक्ट पर हमें ध्यान देना चाहिए, और कांग्रेस भी उस हद तक दे पा रही है कि नहीं दे पा रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि बीजेपी जहां जहां पूरे देश में जीती है, या पार्लियामेंट का इलेक्शन 2014 में जो जीती है, वो अपने किसी लहर की बेस पर नहीं, किसी क्या कहते हैं, किसी बहुत बड़े सपने की बेस पर नहीं, वो सिर्फ वोटों के डिवाइडेशन की बुनियाद पर जीती है। पार्लियामेंट के इलेक्शन, या कहिए उत्तर प्रदेश के असेंबली के इलेक्शन के रिजल्ट हमारे सामने है कि एक ही सीट पर अगर बीजेपी के उम्मीदवार खड़ा है, समाजवादी का अलग उम्मीदवार है, बीएसपी का अलग उम्मीदवार है, और आजाद उम्मीदवारों के 12-13 हैं। तो एक जो बीजेपी की विचारधारा की मानसिकता के जो लोग हैं उनका वोट से बीजेपी को जा रहा, सेकुलर विचारधारा के जो लोग हैं उनके वोट जो है 5 जगह में बढ़ रहे हैं, और इस सूरत में तो बीजेपी जीतेगी। मैं ऐसा मानता हूं कि 2019 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में अगर पूरे देश में 1-to-1 फाइट हो जाए बीजेपी और कांग्रेस में, तो बीजेपी का इस देश से सफाया निश्चित है, मेरा ऐसा मानना है। जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा, जमानत बचानी मुश्किल हो जाएगी। 1-to-1 फाइट में बीजेपी इलेक्शन जो था वो अपोजिशन का बंटवारा, वोटों की तकसीम एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और अभी भी जो है खतरा नजर आ रही है। अगर ऐसा होता है तो फिर बीजेपी आ जाएगी। लेकिन कांग्रेस में वो जो राहुल गांधी ने कहा था कि हमारे उनके अंदर वो आ गया था, ईगो पावर जो बढ़ गया था, वो भी कांग्रेस उससे निकल नहीं पा रही है जी। वो मध्य प्रदेश में वही सूरत हाल हुई, उत्तर प्रदेश में वही समीकरण बनता जा रहा है। जबकि कांग्रेस को बहुत झुकना चाहिए, अपने आप को बड़े भाई की सूरत में ही अगर रहना है तो बड़ा भाई भी कभी कभी छोटे भाई के लिए कुर्बानियां देता है,
तो कांग्रेस को लोगों दूसरे क्षेत्रीय पार्टियों के लिए कुर्बानियां देना चाहिए, तो ही जाकर के यह समीकरण बन सकता है बीजेपी को हराने का, मेरा ऐसा मानना है। अच्छा, आप दोनों से मेरा एक और सवाल ये है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं जो डिजिटल मीडिया हमारा है जो काम कर रहा है, प्राइवेट चैनल जो काम कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे चैनल है। हम देखते हैं कि वहां पर चैनल जो है बाकायदा एक पूरा मैनिपुलेट करके कुछ लोगों जमा करके उनके मुंह से जो है बीजेपी की वाहवाही करवा रहे हैं ना, ठीक है, और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और असल मुद्दों में बात ही नहीं करने तैयार हो। मैंने प्राइवेट चैनल में बहस देखा जहां पर ये था कि वो नौजवान जो है कुछ मानने को तैयार नहीं थे, बोले मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, वो महंगाई भूल गए, वो बेरोजगारी भूल गए, वो रफायल भूल गए, वो नोटबंदी भूल गए, सब भूल गए। जो है ये एक बड़ी साजिश है, तो इससे मुकाबला किस तरह से किया जा सकता है? इसको कांग्रेस को मुकाबला करना होगा। डॉक्टर साहब जवाब दें, मैं आप ये मैं देखिए, बात दरअसल ये है कि बीजेपी से भले ही बीजेपी ने काम नहीं किया वगैरह वगैरह नहीं किया, सब कुछ नाकाम रही है, लेकिन जो एक एक्सट्रीम माइंडेड लोग हैं जो देश में, जो देश को धार्मिक बुनियादों पे बांटना चाहते हैं या देश के सेकुलर पोजीशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं या करते भी हैं तो बहुत ऊपर के दिल से, उनके पास तो यही है ना कि भाई वो मोदी जी भले ही कुछ ना काम किए हों, लेकिन कम से कम इतना तो है कि अनुभव संबित पात्रा भी यही बोलता है, यही बोलते हैं संबित पात्रा भी कि हमने भले नहीं काम किया लेकिन देश का हिंदू समझ गया कि हम हिंदू हैं। तो साहब वो धार्मिक बुनियादों पर किसी देश की बुनियाद नहीं टिकती है और धार्मिक बुनियादों पर राजनीति बहुत चलती है, बहुत दिनों तक नहीं चल पाती है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक मोदी के फेवर में एक ग्रुप पैदा हुआ जिनको मोदी भक्त कहा जाता है। मैं तो ऐसे उनके पोस्ट पढ़ा हूं, ऐसे कमेंट्स पढ़ा हूं कि हम सब कुछ करने को तैयार हैं, हम 2019 में हम ये कर देंगे, यहाँ तक कि गाली बकते अपने आप को लोग के, लेकिन हम मोदी जी को जिताएंगे। ये क्या है? ये एक फोबिया है कि भाई पर्दा नहीं पड़ा, सब समझ रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं है। मोदी जी इतना तो है कि वो सेकुलरिस्टों के खिलाफ है, हिंदुत्व का नारा तो बदल रहा है, वो एक नारा काम कर रहा है कि ये जो भ्रम पैदा किया जा रहा है देश में कि हमने हिंदुओं को शान से चलना सिखाया है क्या? तो क्या इससे पहले हिंदू शान से नहीं चलते थे? अरे भाई, अगर हिंदू शान से चलते ही थे फिर 2019 के पहले, ये भी 4.5 साल तो हो गए, अभी भी यही बीजेपी के लीडर हैं जो ये ऐलान करते हैं कि भाई ये घोषणा करते घूम रहे हैं कि इस देश में हिंदू खतरे में है। यही क्या 4.5 साल आपकी सरकार है, सत्ता आपके प्रदेश में आप हैं, सेंटर में आप हैं, उसके बावजूद भी आपके देश में आपकी सत्ता में हिंदू असुरक्षित महसूस कर रहा। ये जितने भी जी डॉक्टर साहब, आपके साथ मुसलमानों की हुकूमत थी, जब हिंदू जो खतरे में नहीं आया, हिंदू खतरे में नहीं रहा, उसके बाद में 200 साल तकरीबन अंग्रेजों ने राज किया, तब हिंदू धर्म खतरे में नहीं आया। कांग्रेस ने जब हिंदू धर्म खतरे में नहीं आया, तो आज हिंदू धर्म खतरे में कैसे आ गए? देखिए, हिंदू धर्म कोई खतरे में नहीं है और न खतरे में था, ये सब बकवास है। ये जो फैशिज्म है, या ये, बल्कि मैं उससे आगे बढ़ के बोलता हूँ कि ये जो नेशनलिज्म है, इसके लिए एक विलन की जरूरत है। इसके बगैर ये सरवाइव नहीं हो सकता। इसीलिए आप देखते हैं कि नेशनलिस्ट वर्ड कम इस्तेमाल होता है, एंटी नेशनल ज्यादा इस्तेमाल होता है। यानी आपको ये जरूरत होती है कि जो भी आपका मुखालिफ है उसको आप एंटी नेशनल कौम का दुश्मन कह दें। तो इसमें फिलहाल विलन जो है वो मुसलमान है। और दूसरी बात यह है कि जो आपके वोटर्स हैं उनके दिल में आपको एहसास महरूमी पैदा करना पड़ता है और अपने आप को उनका जो है वो नजात दहिंदा साबित करना पड़ता है। तो ये सब इंतखाबी जरूरतें हैं और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन हम लोग मतलब बहुत ज्यादा इस सिलसिले में, बीजेपी के सिलसिले में एक्साइट हो जाते हैं। देखिए, एक हिंदुस्तान में बड़ी तहरीक चल रही है, तकरीबन 100 साल उसको होने वाले हैं। वो लोग फील्ड में काम करते हैं, आरएसएस काम करती है, लोगों से मिलते हैं, लोगों को अपनी बात समझाते हैं, उनकी बात जो भी हो, लेकिन जिस काम के लिए भी मेहनत की जाती है तो उसका नतीजा निकलता है। हमको ये बात तस्लीम करना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में इतनी सारी कम्युनिस्ट पार्टियां हैं
और इतनी बड़ी कांग्रेस की यूनियन है, इसके बावजूद भारतीय मजदूर संघ सबसे बड़ा मजदूर संघ है। और कम्युनिस्ट ममालिक चीन भी जो है, जब हिंदुस्तानी मजदूरों की नुमाइंदे को बुलाता है तो वो इनको ही बुलाता है, इसलिए कि उनके मेंबरशिप है। हाँ, उनके साथ लोग आए, उन्होंने काम किया है। भारतीय किसान संघ जो है वो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इनके वोट हैं तकरीबन 16 से 20% के दरमियान। ये कमिटेड वोट है जो हर हाल में इनको मिलेगा, इसलिए कि इन लोगों ने उनको अपना कन्विंस किया है। हर आदमी को अपनी आइडियोलॉजी से लोगों को कन्विंस करने का हक है। इसके लेकिन ये 16 से 20% या 16 से 21% वोट इलेक्शन जीतने के लिए काफी नहीं है। तो इसके लिए आपको कुछ और एडिशनल वोट्स की जरूरत पड़ती है, जो मोदी जी के जरिए से मिले, और वो 20% बढ़ के 31% पे हो गया। और ये सोचना कि बाकी लोग बढ़ते हैं, बाकी सब एक हो जाएंगे, कभी नहीं एक होंगे। क्यों एक होंगे? हर आदमी की अपनी दुकान है, कौन अपनी दुकान दूसरे के लिए बंद करता है? किसी को सेकुलरिज्म से मोहब्बत नहीं है, किसी को अवाम से मोहब्बत नहीं है। हर आदमी को अपनी दुकान चलाना है, बीजेपी को अपनी दुकान चलाना है, कांग्रेस को अपनी दुकान चलाना है, समाजवादी को अपनी दुकान चलाना है। सिंपल बात यह है कि पिछली बार इनको ऐसा लग रहा था कि हम लोग अलग से जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे और जीत जाएंगे, ये खुशफहमी होती है। इस बार ये खुशफहमी दूर हो गई है। इसलिए ये लोग अपने फायदे के लिए, ताकि अपनी पार्टी को जिंदा रख सकें, एक दूसरे के साथ अलायंस करेंगे। और हो सकता है इसकी वजह से बीजेपी को नुकसान हो, और आइंदा फिर जब इनको ऐसा लगेगा कि हमको किसी की जरूरत नहीं है, फिर सब एक दूसरे से लड़ेंगे, फिर हो सकता है बीजेपी को या कांग्रेस को फायदा हो। ये हिंदुस्तान की सियासत में चलता रहेगा, ये रियलिटी है, इसको मान के चलना पड़ेगा। ये सोचना कि भाई वो बढ़ जाएगा, ये मिल जाएगा। बीजेपी ने जब इलेक्शन लड़ा, एनडीए में 25 पार्टी थी, अभी जो है वो उतनी पार्टियां कांग्रेस के साथ हो जाएगी, यूपीए में हो जाएगी, उसके बाद उतनी पार्टियां एनडीए के साथ हो जाएगी। हम जानते हैं कि नीतीश कुमार कभी इधर होते हैं, कभी उधर होते हैं, ममता बनर्जी कभी इधर होती है, कभी उधर होती है, नायडू कभी इधर होता है, कभी उधर होता है। जब वो यूपी में आता है वो सेकुलर हो जाता है, जब वो बीजेपी में जाता है वो फिरका परस्त हो जाता है। वो ना सेकुलर होता है ना फिरका परस्त होता है, वो अपॉर्चुनिस्ट है, वो मौका परस्त है। वो ये देखता है कि भाई बीजेपी की मुखालिफत करने में फायदा है तो मुखालिफत कर देता है, वो ये देखता है कि बीजेपी की हिमायत करने में फायदा है तो हिमायत कर देता है। तो ये सारा खेल जो है वो मफाद परस्ती का खेल है, और इसको इसी तरह से देखना चाहिए। इनसे बहुत ज्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशन और तवक्कुआत नहीं रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया आजम शाह साहब का और सलीम खान साहब का। ये चर्चा ऐसा है कि इसको हम जितना ढूंढो अगर बैठे या बात करें तो ये चर्चा खत्म हो सकती है। इसको कई हमें किस्तों में और आने वाले इलेक्शन पर हमें इसको बात करनी होगी। आइंदा हम फिर किसी एक नए अपने मेहमान के साथ में आपके साथ में फिर शरीक होंगे और चुनाव की चर्चा की बात करेंगे। शुक्रिया।